हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। एडुटेरिया चैनल पे करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सीरीज में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सीरीज का सेट संख्या 16 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कुल 18 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला है, जिसमें आज हम 16वें प्रैक्टिस सेट पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कुल 50 प्रश्नों में से पहले प्रश्न से। निम्न में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों आलोक सहाय जी को भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे आप याद रखेंगे, आलोक सहाय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुजरात के अहमदाबाद में खेल मध्यस्थता केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। वहीं समुद्री मध्यस्थता केंद्र की बात करें तो वह भी गुजरात के सूरत में ही स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बन गई है? तो उनका नाम है दोस्तों पीवी सिंधु। बैडमिंटन प्रतियोगिता में इन्होंने 2016 में जो है रियो ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीता था, और 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने भारत के लिए जो है कांस्य पदक जीता है। तो आप याद रखेंगे कि पीवी सिंधु बैडमिंटन प्रतियोगिता में। एमसी मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से, साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से, और साइना नेहवाल का जो संबंध है वह जो है बैडमिंटन से है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम से रखा जाएगा, और इसका जब नाम होगा वह होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यदि बात करें 2021 में तो कुल हाल ही में 12 व्यक्तियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि पैरा ओलंपिक की जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था उनको जो है दिया गया है, और साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों को भी दिया गया है। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखें कि इसका आयोजन जो है वह लंदन में किया गया था। यूके के लंदन में जो है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। हाल ही में चर्चित खिलाड़ियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये सभी जो चर्चित खिलाड़ी हैं वो चर्चित हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है, भवानी देवी जी का संबंध फेंसिंग यानी तलवारबाजी से है, साजन प्रकाश जी का संबंध तैराकी से है, जबकि प्रगति नायक का संबंध जो है वह जिम्नास्टिक से है। तो अब सभी के बारे में मैं थोड़ी बता दूं आपको कि अदिति अशोक गोल्फ के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी टोक्यो ओलंपिक में, और इनका जो है ओलंपिक में चौथा स्थान आया, यानी मात्र कुछ पॉइंट से इनका जो है वो कांस्य पदक छूट गया था। फेंसिंग यानी तलवारबाजी में भारत की एकमात्र महिला जिन्होंने भाग लिया उनका नाम था भवानी देवी। साजन प्रकाश भारत की ओर से तैराकी में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति बने थे, और प्रणति नायक एकमात्र भारतीय जिम्नास्ट थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? दोस्तों वह शहर बन गया है भुवनेश्वर, जिसने अपनी पूरी आबादी यानी 100% वैक्सीनेशन कर लिया है 18 प्लस उम्र के व्यक्तियों को। तो ये भी याद रखना है आपको कि 18 प्लस उम्र के व्यक्तियों को 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर बना है भुवनेश्वर। यदि आपसे स्टेट पूछे, राज्य पूछे, तो आपका आंसर जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने राज्य के 18 प्लस जो जनरेशन है उसको 100% वैक्सीनेशन कर दिया है। दोनों ही वैक्सीनेशन कर दिया है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों ही हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है। द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डेफ एक्सपो हर 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। यह सैन्य रक्षा प्रदर्शनी है, इसमें सैन्य वस्तुओं का प्रदर्शनी किया जाता है, और इसका आयोजन 2022 में है जो दोस्तों वह गुजरात के गांधीनगर में किया जाना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है साइरस पूनावाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इन्हें जो है लोकमान्य तिलक फाउंडेशन के द्वारा जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने किस देश को
हराकर कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत ने जो है वो जर्मनी को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये जरूर याद रखिए कि भारत ने किस देश को हरा कर जीता है, तो जर्मनी को हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भारत किस देश से हार गया था, वो हारा था सेमीफाइनल में, भारत बेल्जियम से हार गया था और बेल्जियम ने ही आगे जाकर इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। तो बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता और भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख जो बने हैं दोस्तों, उनका नाम है एस.एन. घोड़बड़े। एस.एन. घोड़बड़े हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय सेना के प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा, आर हरि कुमार जो है हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशियन्स बने हैं, ये भी सही है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। नजला बुडेल रामधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये तीनों सही है दोस्तों। जबकि सीरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है बशर अल असद। बशर अल असद जो है हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है, तो वह विमान है AN-32। लेह में इस विमान ने उड़ान भरी जिसमें कि 10% इथेनॉल मिला हुआ था। तो यह स्वदेशी रूप से जेट जैव ईंधन था जिसका प्रयोग करके पहली बार जेट उड़ाया गया था। उसका नाम है AN-32। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है। तो दोस्तों यह पुस्तक जो हाल ही में प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, उसके लेखक अवतार सिंह भसीन है। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अब जानते होंगे भली भांति बजरंग पुनिया जी को, उनका संबंध कुश्ती से है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वही बात करें रवि कुमार दहिया की, तो रवि कुमार दहिया ने 57 किलो वर्ग में भारत के लिए जो है वह कांस्य पदक जीता था। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने भारत के लिए जो है पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। रवि कुमार दहिया 57 किलो वर्ग में रजत पदक और बजरंग पुनिया ने 65 किलो वर्ग में जो है वह ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उनका नाम है रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 57 kg वर्ग में जो है भारत के लिए रजत पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ई-रूपी नामक जो है एक डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है। तो इसका लॉन्च जो किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। डिजिटल पेमेंट्स के लिए इसका मूल रूप से उपयोग किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई। तो आप याद रखें, अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के तहत राज्य में पौधा रोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। पौधा रोपकर सेल्फी भेजने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि पौधा रोपना है, उससे सरकार को जो है वो भेजना है। लगातार 30 दिनों तक आप उसकी पिक्चर्स भेजो और राज्य सरकार द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से लेकर के 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है नासा ने किस ग्रह के लिए दोस्तों, तो वह ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति के लिए नासा ने घोषणा की कि वह 2 मिशन को लॉन्च किया गया, रोबोटिक मिशन। पहले रोबोट का नाम होगा डिविंसी और दूसरे का नाम होगा वेरिटास। 2 रोबोट है, दोनों का नाम याद रखें, डिविंसी है और वेरिटास है। वो 2 रोबोटिक मिशन जिसे नासा के द्वारा 2028 से लेकर के 2030 तक लॉन्च किया जाएगा बृहस्पति उपग्रह के लिए। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका नियुक्ति हुआ है टीवी नरेंद्रन जी का। टीवी नरेंद्रन जी को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में 2021 से 2022 के लिए यानी 1 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई।
तो एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -7.3% की कमी हुई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑलरेडी इसमें गिरावट दिया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि माइनस में है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी 7.3%। वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का 91 ईयर में जो है 3 जून को निधन हो गया। तो यह आप याद रखें कि वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था और 91 वर्ष की उम्र में इनका 3 जून को निधन हो गया है। तो यह कहाँ के हैं? तो यह मॉरिशस के जो है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप इसे याद रखेंगे, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया है। किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने के हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट तेज का उद्देश्य क्या है? उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ये है तेलंगाना सरकार की एक योजना जिसका नाम है प्रोजेक्ट तेज। वर्तमान में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनका के चंद्रशेखर राव नाम है। यदि अन्य राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र के आप जानते होंगे उद्धव ठाकरे, आंध्र प्रदेश का वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी है और एमके स्टालिन जो है वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अरब सागर के क्षेत्र में भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? दोस्तों ताउते या तौकते दोनों ही नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों नाम एक ही है और इसका नामकरण किया है वह म्यांमार ने किया है। म्यांमार ने इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो नामकरण किया है अपने देश में पाए जाने वाले एक अत्यधिक शोर करने वाली जो छिपकली होती है जिसका नाम है गेको, उस छिपकली के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो आप याद रखेंगे छिपकली के नाम पर ताउते रखा गया है म्यांमार के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है? तो मणिपुर के सरकार के द्वारा यह शुरू की गई है ताकि सब्जियों की जो है ऑनलाइन होम डिलीवरी की जा सके। तो मोमा मार्केट इस ऐप का नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उस देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का मिलान करना है। यदि बात करें गिलर्मो लाशो का तो वो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अनातोले माकोशो जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री है। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति है। स्टीफन लोफवेन जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री है थे दोस्तों। अभी हाल ही में दिसंबर माह में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है जिनका नाम है मैग्डेलेना एंडरसन। मैग्डेलेना एंडरसन का नाम है जो हाल ही में स्वीडन की प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैग्डेलेना आप याद रखेंगे, मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की प्रधानमंत्री हाल ही में बनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 की लेखक कौन है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ जो कि सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखी गई है। यदि बात करें अमिताभ घोष की तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन जो है वह अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई है। आप जानते होंगे कि सलमान रुश्दी, वीएस नेपाल और अंति राय इन 3 व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं और इन्हें जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा मोहाली जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम अब बलबीर सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो अब इसका जो स्टेडियम का नाम हो गया है वह हो गया है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, इसे भी आप याद रखेंगे। इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गुजरात में। इटली के द्वारा स्थापित किया गया है गुजरात के मेहसाना जिले में भारत में पहला मेगा फूड पार्क, ताकि क्या हो कि दोनों देशों के संबंध बेहतर हो। कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहा है इटली ताकि उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, भारत को में रोजगार का सृजन होगा और भारत की आय बढ़ेगी। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों मारियो ड्रागी। वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी है, आप इसे याद रखेंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो यह जो भारत ने शुरुआत की है अमेरिका के साथ मिलकर की है। भारत अमेरिका ने
जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के एजेंडा को लेकर के समझौता किया है अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? दोस्तों सभी के सभी सुमेलित है। विजडन अवार्ड्स के द्वारा अभी तक जो है 5 दशकों के लिए 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले 1970 के दशक के लिए विवियन रिचर्ड्स को दिया गया है, 80 के दशक के लिए कपिल देव को दिया गया, 90 के दशक के लिए जो है 1990 के सचिन तेंदुलकर को दिया गया, 2000 के दशक के लिए मुथैया मुरलीधरन को दिया गया और 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को दिया गया। इस प्रकार सभी कथन जो है वह सुमेलित है। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर था? रहने योग्य शहरों की सूची जारी की गई दोस्तों, और इसमें जो है भारत का शहर बेंगलुरु जो है वह पहले स्थान पर रहा। और यह सूची किसके द्वारा जारी की गई थी? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई, और वर्तमान में आवास एवं शहरी मंत्री जो है उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। 111 शहरों की सूची में बेंगलुरु को पहला स्थान और पुणे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो बेंगलुरु आप याद रखेंगे कि पहले स्थान पर कौन था। आगे बढ़ते हैं। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अरोमा मिशन की शुरुआत की गई? अरोमा मिशन किससे संबंधित है दोस्तों? तो लेवेंडर फूलों की खेती से संबंधित है, और यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर से तात्पर्य क्या है दोस्तों? इसे पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। लेवेंडर फूल पर्पल कलर का होता है, इसलिए इसे पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ताकि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा सके जम्मू कश्मीर में, इसीलिए शुरू किया गया है अरोमा मिशन। पनडुब्बी बचाओ सहयोग के लिए समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? भारत और सिंगापुर ने एक समझौता किया है। दोनों देश संयुक्त रूप से, यदि दोनों देशों की पनडुब्बियाँ अगर खो जाती है तो उनको ढूंढने में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो यह किसके साथ समझौता किया भारत ने? तो भारत ने यह किया है सिंगापुर के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? तो यह दोस्तों स्थित है नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे। नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्र में स्थित है जुकू घाटी। अधिकांश भाग इसका नागालैंड में है, चूँकि मणिपुर ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लग गई, जिस कारण ये चर्चा में रही है। काफ़ी ही सुंदर घाटी और स्वच्छ घाटी के रूप में इसे जाना जाता है। भारत में पहली बार स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और यह कहाँ किया गया? भारत में पहली बार स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रॉबेरी को वहाँ पे दिखाया गया। वह था दोस्तों झांसी में। यूपी के शहर झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ई परिवहन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह बन गया है हिमाचल प्रदेश। ई परिवहन जो ऐप है, इसके माध्यम से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन उसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी परिवहन से जुड़ी सुविधाएं हैं वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक शुरुआत की गई है जिसका नाम है ई कैबिनेट। ई कैबिनेट की शुरुआत करने वाला भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। तो ये दोनों ही आपको याद रखते हैं कि ई कैबिनेट और ई परिवहन को लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? तो झारखंड के हजारीबाग में जो है एक बौद्ध मठ मिला है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 900 साल पुराना है। इसकी खोज की गई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। जिंसा नदी पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी जल विद्युत बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है बहतन बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो यह किया जा रहा है चीन में। चीन में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बांध बहतन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़े बांध की बात करें तो वह भी दोस्तों चीन में ही है। तो इन बांधों की वजह से दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी के जो रोटेशन है उसमें भारी परिवर्तन जो है वह देखने को मिल सकता है। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन में बनाए जा रहे विशालकाय बांधों के कारण जो है पृथ्वी के जो घूर्णन गति है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। डीप ओशन मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो यह शुरुआत की गई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। डीप ओशन मिशन क्या है कि गहरे समुद्रों में जाकर के खनिज जो पदार्थ होते हैं उनका पता लगाना और उनकी माइनिंग करना, जिसके उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि हम खनिज का जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकें। गहरे समुद्रों में खनिज की खोज के लिए डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। एक परियोजना भी इसका नाम दिया गया है ताकि खोजा जा सके, उसका नाम है समुद्रयान।
जैसे गगन में जाने के लिए गगनयान है, तो वैसे ही समुद्र में जाने के लिए इसका नाम रखा गया है समुद्रयान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। भारत इसमें 135वें स्थान पर था और आइसलैंड पहले स्थान पर था। 2020 में भारत का स्थान 140वां था। दोस्तों, तीसरा कथन सही नहीं है, जबकि 2020 में यदि भारत की बात करें तो भारत का स्थान 137वां था। 137 रैंक था भारत का 2020 में। किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों, वह राज्य जिस राज्य ने शुरू किया है तो वह राज्य है असम। असम ने पहला दुनिया का जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है। वर्तमान में जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ओलंपिक खेलों में भारत भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर कौन बन गई है? उनका नाम है एथलीट लॉरेल हार्बर्ट। एथलीट लॉरेल हार्बर्ट ने जो है वेट लिफ्टिंग में भाग लिया था। उनका संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड की ट्रांसजेंडर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया है और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली जो है ट्रांसजेंडर बन गई है। नाम है लॉरेल हार्बर्ट। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है भाग लिया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो वह जो है केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों पुदुचेरी। पुदुचेरी में केंद्र सरकार के द्वारा हाइड्रोकार्बन परियोजना की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन रंगास्वामी। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? दोस्तों, यह स्थापना की जाएगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र, ताकि पैरा ओलंपिक खेल में जो दिव्यांगजन की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वर्तमान में है, उनका नाम है वीरेंद्र कुमार। शिक्षा मंत्रालय जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज उत्सव का महोत्सव का आयोजन किया गया? तो रज उत्सव का आयोजन जो दोस्तों वह ओडिशा में किया गया था। असम में जानते होंगे कि बिहू का आयोजन किया जाता है, तो असम का जो एक प्रसिद्ध त्यौहार है वह है बिहू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो यह खोला गया है दोस्तों हैदराबाद में। हैदराबाद शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया, जहाँ पे जो ट्रांसजेंडर अपनी समस्याओं को रखेंगे, उनके समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र किया जाएगा। यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए तेलंगाना। किस राज्य में? तो तेलंगाना में खोला गया है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। आगे बढ़ते हैं। 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई है? अब तक इन्होंने 28 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, उनका नाम है बियोंसे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ग्रैमी पुरस्कार जो है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1958 से हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा के बारे में आप भली भांति जानते होंगे कि इनका संबंध जो है वो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक हासिल किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। यदि बात करें स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्तियों की, तो अभी तक व्यक्तिगत रूप से 2 व्यक्तियों ने ही मात्र स्वर्ण पदक जीता है। एक तो नीरज चोपड़ा है, दूसरे हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। तो अब दोनों ही व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे क्योंकि अब तक ऐसा 2 ही बार हुआ है। स्टार्टअप लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 20वां। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि स्टार्टअप लिंक के द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान मिला। इसी के साथ सेट संख्या 16 समाप्त होता है। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सेट संख्या 17 के साथ।